ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रियल न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, और प्राइम टाइम में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के ज़रिए मोदी सरकार का जो एजेंडा सामने आया है वो कितना वास्तविक है, वास्तविकता के धरातल पर कितना संभव है उसे साकार करना। उर्मिलेश जी, बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या एक टाइम फ्रेम हम दे सकते हैं इस सरकार को कि वादों, इरादों, संकल्प को जांचने के लिए, जिसमें कम से कम ये पता चले कि ये जो वायदे इस अभिभाषण में सामने आए हैं वो पूरा होते हुए दिख रहे हैं, या उस दिशा में सरकार बहुत ही ठोस ढंग से आगे बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल किसी भी सरकार को जो जनता द्वारा चुनकर आई है उसको वक्त तो देना ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भाई अभी सरकार आई है, अभी आप कहें कि वो सब कुछ करके दिखा दे या वो कोई ऐसी चीज़ बता दे कि आपको विश्वास हो जाए कि नहीं ये सब कुछ हो जाएगा या नहीं होगा। मुझे लगता है कि वक्त देना पड़ेगा और अपने आप सरकार कामकाज के दौरान अपनी उपलब्धियां, अपनी विफलताएं, अपने संकल्प, अपनी हकीकत, अपनी थ्योरी, अपना व्यवहार, मुझे लगता है वो सामने एक्सपोज करेगी। हाँ, और वो जनता को नजर रखना होगा। एक दो चीजें ऐसी हैं जो जिस पर तुरंत कार्रवाई करके वो एहसास करा सकती, मसलन महंगाई के मोर्चे पर कुछ करे। महंगाई, मुकेश जी, मैं उन लोगों में हूं जो स्वयं सब्जी खरीदने जाता हूं और मैं कल 220 रुपए किलो सेब खरीद कर लाया हूं। बड़े खुशनसीब हैं जो सेब खा रहे हैं जी। तो मैं तो ये मानता हूं कि भाई जिस तरह की महंगाई है उसमें आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, और महंगाई पिछले 15 दिनों में जो सरकार है उस कार्यकाल में फिलहाल कमी उसमें नहीं दिखी है। जी, महंगाई एक दूसरा मुद्दा में, हाँ, महंगाई इतनी जल्दी नहीं कम हो सकती। नहीं, कम से कम 6-8 महीने में उसका कुछ तो असर दिखना चाहिए कि भाई आपने बड़े जोर शोर से वादे किए थे तो कुछ कहीं कलाई आ रही। हमें जो अब ये गवर्नमेंट अपना बजट पेश करेगी उसमें भी हमें कई सवाल के जवाब मिलने चाहिए जी। अगर उसमें हमें नहीं मिलते हैं तब हम ये कह सकते हैं नहीं, तब तो ये कहा जाएगा कि अभी जो बजट पेश किया है इसके परिणाम सामने आने में वक्त लगेगा। उनको साफ बताना पड़ेगा पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ खर्चा करेंगे, किस तरह से उस पे जो अभी आपके पास आमदनी है उसको आप किस तरह से बांटेंगे, कौन से सेक्टर्स पे बांटेंगे। इससे भी हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर मिलेगा कि इन सब चीजों के लिए ये क्या कर रहे हैं। और एक और मसला है भ्रष्टाचार का, जिसके मोर्चे पर ठोस कार्रवाई चाहे तो सरकार कर सकती है और दिखा सकती है कि इस मामले में वो जीरो टॉलरेंस की जो बात की जा रही है वो उस पर अड़ी हुई है। महिला सुरक्षा पे कर सकते हैं, अभी कुछ करके दिखाएं। उन्होंने बताया है स्पीच में कि हम पुलिस फोर्स को मॉडर्न बनाएंगे, नई टेक्नोलॉजी देंगे। ये सब चीजें तो अभी पिछले अगले 1-2 महीनों में सामने आ सकती हैं। आपको लगता है उर्मिलेश जी कि महिला आरक्षण का बिल भी आने वाले सत्र में पेश हो जाएगा, पास हो जाएगा? देखिए, महिला आरक्षण तो यूपीए के दौरान ही उन्होंने काफ़ी काम कर लिया था। केवल कुछ ऐसे पंगे थे खासकर विपक्ष के दलों द्वारा, और स्वयं बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी कुछ अंदर अंदर इस तरह की चीज़ें थीं जो पास नहीं हो पाया पूरी तरह संसद से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं होगी उसको पास कराने में, क्योंकि इस बार बीजेपी के अंदर से विरोध नहीं होगा। इस वक्त जानते हैं नरेंद्र मोदी और पार्टी के लोग भी जानते हैं कि वो अगर सरकार ने कोई फैसला किया है तो फिलहाल वो विरोध नहीं करेंगे। बहरहाल तो अब देखना यह है कि आगे इन वादों पर अमल करने के लिए सरकार किस तरह के कदम उठाती है। बजट सत्र एक महत्वपूर्ण मौका होगा जब सरकार के वादों, इरादों की जांच होगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में कम से कम महंगाई और भ्रष्टाचार के मोर्चे पर सरकार जिस तरह की पहल करेगी, जिस तरह के कदम उठाएगी, उनसे भी ये पता चलेगा कि ये केवल कोरे वायदे नहीं थे। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं एक अगले विषय की तरफ। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है जिन्होंने न केवल भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया में अपलोड की थी, बल्कि वह उन्हें भी बख्शने के मूड में नहीं है जिन्होंने उस सामग्री को पसंद किया था, लाइक किया था और दूसरों को फॉरवर्ड भी किया था। पुणे में हिंदू राष्ट्र सेना द्वारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन शेख की हत्या की मुख्य वजह ऐसा ही एक भड़काऊ वीडियो था, इसलिए उनका ये रुख जायज़ लगता है। मगर सवाल उठता है कि ये तो बात की कार्रवाई है, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि वह ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे इस तरह की वारदातें दोबारा न हों। वैसे इस कदम की व्यावहारिकता का सवाल भी उठेगा ही। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने सोशल मीडिया पर सख्ती बरतने के संदेश दिए हैं। गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा है कि सोशल मीडिया का पूरे विश्व में उपयोग किया जाता है, यह अच्छे उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है।
लेकिन अराजक तत्व इसे गलत उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में हाल ही की घटनाओं में देखा गया। पाटिल ने कहा, पोस्ट लाइक करने और आपत्तिजनक सामग्री आगे भेजने वाले भी कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ हैं और अगले कुछ दिन में आप उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होते देखेंगे। पाटिल ने कहा कि लोग सोशल मीडिया के टेक्स्ट पर लाइक अनलाइक कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का बड़े स्तर पर दुरुपयोग भी किया जा रहा है। पाटिल ने कहा कि यह कोई नहीं कह सकता कि उनके फोन का दुरुपयोग किया गया, क्योंकि जिम्मेदारी मोबाइल के मालिक की है। उन्होंने कहा कि सरकार देखेगी कि सोशल मीडिया के इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए अलग कानून की जरूरत है या नहीं। पाटिल ने उन मीडिया खबरों को अफवाह करार दिया जिसमें कहा गया था कि केंद्र ने मोहसिन शेख की हत्या पर महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। पाटिल ने कहा है कि मोहसिन निर्दोष था और उसका आपत्तिजनक पोस्ट से कोई लेना देना नहीं था। वहीं एनसीपी नेता अजित पवार ने भी विधानसभा में कहा है कि सोशल मीडिया पर बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। राज्य सरकार ऐसे लोगों पर नजर रख रही है। गौरतलब है कि फेसबुक पर अज्ञात लोगों द्वारा छत्रपति शिवाजी और शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की आपत्तिजनक तस्वीरें डालने के बाद पुणे में बीते सोमवार को आईटी पेशेवर मोहसिन शेख की हत्या हुई थी। एक कट्टरपंथी संगठन हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं ने शेख की पीट कर हत्या कर दी थी और पुणे में 2 दिन तक हिंसा हुई थी। फेसबुक पर भीमराव अंबेडकर से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री अपलोड होने के बाद कल रात पुणे, नासिक और कोल्हापुर में फिर से तनाव पैदा हो गया है। एक राजनीतिक दल से कथित रूप से संबंध रखने वाले गुस्साए स्थानीय लोगों ने इन इलाकों में सरकारी बसों में तोड़फोड़ की। ब्यूरो रिपोर्ट फॉर रियल न्यूज। उर्मिलेश जी, बहुत संक्षिप्त से टिप्पणी चाहेंगे, संक्षेप में, क्योंकि समय कम है। क्या कहेंगे आप महाराष्ट्र सरकार का ये सख्त रवैया जो महाराष्ट्र सरकार के इस आदेश की मैं निंदा करता हूं, एक पत्रकार के रूप में, एक नागरिक के रूप में। ये बहुत खतरनाक है। ऊपर से दिखाने के लिए ये बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, लोगों को ये भरमाने वाला है। दरअसल इसके अंदर कहीं ना कहीं एक निरंकुश ढंग का आचरण छुपा हुआ है, जो सरकार कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो ऑब्जेक्टिव भी हो, जो सही भी हो, उसको भी दंडित कर सकती है। इसके 2 पक्ष हैं। पहला जो आर पाटिल का बयान आया है कि जो इस तरह की सामग्री अपलोड करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो इस तरह की सामग्री को पसंद नापसंद करते हैं उन पर, और जो फॉरवर्ड करते हैं, मतलब इस पूरे उसमें इनकी संलिप्तता है, इसलिए इनको एक तरह का की वार्निंग देना, इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको बरजना बहुत जरूरी। पहले से कानून इस देश में बने हुए हैं। 66A इतना खतरनाक है कि वो किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी भी परेशानी में डाल सकता है। इस देश में और भी कानून है, केवल वही नहीं है, और उसको भी खत्म करने की बात की जा रही है, बल्कि उसको संशोधित करने की मेरा ये कहना है। इसके लिए जरूरत है कि संविधान विशेषज्ञों को इकट्ठा किया जाए, उनसे रिपोर्ट ली जाए और उसके लिए बेहतर कानून बनाया जाए। आर पाटिल पहले भी इस तरह के बहुत ही निरंकुश किस्म के बयानबाजी कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि एनसीपी कांग्रेस की जो महाराष्ट्र सरकार है उसमें कहीं ना कहीं बेहद निरंकुश किस्म के लोग हैं, और हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी लोग भी हैं जो इस तरह के आचरण करते रहते हैं। सादिक शेख की हत्या पर उन्हें दुख नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड सोशल साइट के अराजकता पर उनका बहुत ख्याल है। जी हमारे साथ अली अनवर साहब जुड़ गए हैं। अनवर जी, आपका क्या कहना है? एक तो वाजिब चिंता सबको है कि सोशल साइट्स पर इस तरह की सामग्री अपलोड करने वाले और इसे फॉरवर्ड करने, फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उर्मिलेश जी का कहना है कि ये महाराष्ट्र सरकार का एक निरंकुश रवैया होगा, ये ठीक नहीं है। पहले से हैं। नहीं तो कानून के तहत ही कर रहे हो, कोई नया कानून लाने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहना नहीं, वो कोई नया कानून लाने की बात। सादिक शेख के हत्यारों के खिलाफ कुछ नहीं करते। आप ये कहते हैं कि ये महज कानून व्यवस्था का मामला था। अनवर जी, आप ये नहीं कहते कि कट्टरपंथी तत्वों ने हत्या की। जी अली अनवर जी, जी आपकी टिप्पणी। नहीं, देखिए, उर्मिलेश जी जो कह रहे हैं उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और दरअसल बात यह है कि कांग्रेस हो या एनसीपी हो, वो जो इस तरह की खतरनाक विचारधारा है, जो अफवाह फैलाती है, जो सांप्रदायिक विष वमन करती है, उसके खिलाफ वैचारिक संघर्ष करने का न उनमें मादा है और न उनकी सोच में ये शामिल है।
और न वो ऐसा करना चाहते हैं। तो अब अपना भड़ास निकालते हैं इस तरह के चीजों पर। तो ये अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको अंकुश लगाने वाली बात है। तो ये लड़ना नहीं चाहते हैं, ये तो सरेंडर कर देना चाहते हैं। और ठीक कहा उर्मिलेश जी ने कि इन लोगों में भी इस तरह के एलिमेंट भरे हुए हैं जी। तो इसलिए असल बात यह है कि पहले क्या दंगे फसाद नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं थी तो ओरली काना फूसी प्रचार करके लोग करते थे, तो करते थे तो उनके खिलाफ असल बात यह है कि वैचारिक रूप से आप कितना लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, आप बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के विवेक बंसल जी भी हैं। विवेक जी, पुणे की घटना तो एक घटना है, महाराष्ट्र में पिछले एक महीने के अंदर 187 सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं। क्या वहाँ आपने कुछ वहाँ दिखाया, अपनी तत्परता दिखाई? आपको लगता है कि सोशल मीडिया में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे तो ये सारी प्रक्रिया रुक जाएगी? बहुत सारे मोर्चे पर आपकी सरकार को बहुत कुछ करना था, वो कुछ नहीं कर पा रही। देखिए, जहाँ तक इस समय हम अपने को सीमित रखते हैं सोशल मीडिया के, चूँकि संदर्भ में बात हो रही है जी। और जो बयान आपने जो आर पाटिल जी ने जो दिया है उस पर प्रतिक्रिया आपने भी, मेरे साथी ने भी यहाँ व्यक्त की। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। देखिए, सोशल मीडिया पे प्रतिबंध जो भी हो या जो कानून के तहत है उस पर कार्रवाई हो, पर लेकिन किसी की जान लेने का लोकतंत्र में कोई किसी को अधिकार नहीं है। इस पे हम लोगों को बहुत स्पष्ट और हम लोगों को बहुत सख्त रवैया हम लोगों को अपनाना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। और हम इस पे ज़रूर आपकी सरकार कटघरे में है, सिर्फ सोचने से बात नहीं बनेगी ना। देखिए, मैं जहाँ तक हूँ, मैं प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस के, मैं यही कह सकता हूँ, कांग्रेस की नीति हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए और जो हमारी सांप्रदायिक विरासत है, स्वतंत्रता संग्राम की नहीं, ये टीवी स्टूडियो में तो आप लोग यही कहते हैं। नहीं, टीवी लेकिन जमीन पर है कोई, ये हमारी अकीदत है, ये हमारा विश्वास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी एक ऐसे शहर से प्रतिनिधित्व करता हूँ जहाँ सांप्रदायिक सद्भाव कहिए या जहाँ अक़लियत की अक्सरियत है, और वहाँ पे ये बड़ा जो ताना बाना है बड़ा नाजुक उस पर रहता है। तो मैं इस बात का हामी हूँ, आपसे बिल्कुल पूर्ण रूप से हिंसात्मक कार्रवाई कोई भी करे सांप्रदायिकता के नाम पर, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर कोई इस तरीके की हिंसात्मक कार्रवाई सोचता है तो करने से पहले 10 बार सोचे और उसमें रुके। रश्मि जी, जो एक पक्ष जो ये उन्होंने उठाया है विवेक जी ने, और जो आर पाटिल की चिंता से भी उठता है, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, क्या करना था, क्या नहीं किया, ये एक तरफ है। लेकिन हम सोशल मीडिया के जरिए दंगे भड़काने की कई वारदातें देख चुके हैं और उस पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कौन इनकार कर सकता है? देखिए, एक बात बताइए, एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको एक डिजिटल इंडिया चाहिए, वो बात करते हैं ई गवर्नेंस की, तो कहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आप एक बैन लगाइए? बैन जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया अच्छी तरह से भी यूज हुआ है। अगर आपको निर्भया का केस याद हो, सरकार इस बीजेपी पार्टी ने अपने पूरे कैंपेन में इसका उपयोग किया है। तो देखिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डबल एज्ड सोर्ड है, इसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए और क्या करना चाहिए। साइबर क्राइम के बारे में भी प्रेसिडेंट की स्पीच में बात आई है। तो सल्यूशन बैन का नहीं है, बात यह है कि जब आपको मालूम है कि किसने क्या किया पूना के केस में, और अगर थोड़ी आगे पिछले जाइए तो मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, यहाँ ये सब चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। किस पार्टी ने इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन लिया? बीजेपी ने तो जो इंसान उसमें एलिजिडली इन्वॉल्व था उसको आपने टिकट देके एमपी बना दिया, मंत्री भी बन गया और मंत्री भी बन गए। उधर आप मुलायम सिंह ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया जब आपके पास साइबर क्राइम बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो सारी इसमें तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारी गिल्टी हैं, और सोल्यूशन ये नहीं है कि आप उसको बैन करें, आप उसको इतना स्ट्रिक्ट उसके ऊपर वो रखें कि आप विद इन आवर्स आप साइबर क्राइम को ट्रेस करने की बात नहीं है, जो उसमें कल्प्रिट है उसको आप सजा दें, जिसमें वो एक
एक एग्जाम्पल नहीं, बन जाए लोगों के रश्मि जी, सामने। जो उर्मिलेश जी की बात थी, मुझे लगता है वो कह रहे हैं कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। वो साइबर क्राइम अगर इस तरह का कोई सामग्री वीडियो या नहीं आया तो कोई दूसरा बहाना खोज लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव भी होने हैं जी। और वहाँ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल अब बढ़ेगा, जैसे हम दंगों की जिक्र कर चुके। बैन करना इज नॉट द आंसर। बैन का तो is not the कोई answer. संभव भी नहीं है संभव नहीं है। आज की दुनिया में, जब हम आप अपना साइबर क्राइम डिटेक्शन को इतना स्ट्रांग बनाइए। जी विवेक कि जी, वो ये important बैन चीज़ करने है। की बात जो आपके अजीत पवार साहब कह रहे हैं, ये क्या तुक है? क्या आपकी पार्टी, आपकी सरकार इतनी मैच्योर नहीं है कि हम जिस युग में रह रहे हैं वहाँ इस तरह की चीज़ संभव नहीं है? देखिए, मुझे उनका पूरा बयान का मेरे सामने नहीं आया, पर लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने अपने वक्तव्य में कहा और उर्मिलेश जी ने भी जिस बात को दोहराया है, हम लोगों को, और आपने जो कहा है कि हम लोगों का एक बहुत इफेक्टिव और साउंड सिस्टम होना चाहिए ट्रैकिंग का, जहाँ तक है, और पर लेकिन दोनों की तुलना एक नहीं की जा सकती। जिसने हिंसा किसी की जान ली है और उसमें कुछ अपलोड किया है, दोनों को हम एक तराजू में नहीं तोल सकते। कहीं ना कहीं हिंसात्मक कार्रवाई के खिलाफ हमारा जो उस पर जोर होना चाहिए, जो भी कार्रवाई करे, क्योंकि इससे ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, इससे एक से दूसरा प्रोत्साहित होता है। इसमें हमें ये दिखा देना चाहिए कि सरकार या शासन तंत्र हमारे संविधान के खिलाफ जो भी एक सांप्रदायिक आग भड़काने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्र की संप्रभुता को भी प्रभावित इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे कंजर्वेटिव ढंग की चीजें हो रही हैं, बहुत कट्टरपंथी ढंग की चीजें हो रही हैं। आरटीआई के एक्टिविस्ट पर इस देश में सबसे अधिक हमले जहां हुए हैं वो महाराष्ट्र है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का। सोशल मीडिया में जो एक्टिव ढंग के लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन पे सबसे अधिक अटैक वहीं हुए हैं। मेरा ये कहना है कि कोकराझार में अगर सांप्रदायिक हिंसा किसी सोशल मीडिया की एक्टिविटी के कारण होती है, आप उनको पकड़िए, उनको गिरफ्तार कीजिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप दो बहनों को गिरफ्तार कर लीजिए, आप किसी सादिक शेख पर अटैक करके मार डालिए जिसने कभी सोशल मीडिया पर कोई भी पिक्चर अपलोड नहीं की थी। आप इस तरह की हरकत करेंगे, ये निरंकुशता है, फासिज्म है, और दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस और एनसीपी के लोग ऐसा कर रहे हैं। अली अनवर साहब, और ये बिल्कुल कट्टरपंथी हिंदुत्ववाद है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं इसको और कहूंगा। अली अनवर साहब, क्या आर पाटिल भी कट्टरपंथी हिंदुत्व उग्रवाद के कहीं साथ खड़े दिख रहे हैं उर्मिलेश जी जिस तरह से कह रहे हैं? हमने कहा ना कि वैचारिक संघर्ष का मादा नहीं है, और खुदरा खुदरी छिटपुट कुछ रास्ता खोज रहे हैं, उसमें खुद गलत काम करने लगेंगे। इनको इस मर्ज की बुनियादी जो बातें हैं उस पर चोट करने चाहिए, जिससे ये कतरा रहे हैं। नहीं, ये जो समय है उसमें अगर इस तरह के वीडियो के आने की बात है, उसको फैलाने की बात है, उसके ज़रिए दंगे भड़काने या हिंसात्मक कार्रवाई करने की बात है, तो जाहिर है कि इस रेफरेंस में इस तरह की बात ही उठेंगी। बाकी चीज़ें आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक लंबी राजनीतिक संघर्ष की ज़रूरत है, वैचारिक संघर्ष की ज़रूरत है, इस तरह के जो तत्व हैं उनको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। मुकेश जी, इनको कौन रोकता है? गिरफ्तार करें ऐसे लोगों को जिन्होंने गलत तरह से पोस्ट किया है। वो जिन लोगों ने दिन दहाड़े उस लड़के की हत्या की और उसमें 50 लोग थे, उन लोगों को पकड़ें, उन लोगों पर कार्रवाई करें, इससे तो कोई मना नहीं करता है जी। बात यह है कि पूरे मीडिया पर और इस पर प्रतिबंध लगाना तो मुमकिन भी नहीं है, और ऐसा करने से ठीक ही उर्मिलेश जी कह रहे हैं कि उनकी जो मानसिकता है वो झलकती है। जैसे एक समय में इंदिरा जी ने तमाम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, वो तो यही बात हुई ना। ये क्या घबराहट विवेक जी, आपकी पार्टी, आपकी सरकार घबराई हुई है जिस तरह से माहौल बदल रहा है महाराष्ट्र में? एक फ्रस्ट्रेशन भी है जो इस तरह से निकल रहा है। पूरा जो राजनीतिक ध्रुवीकरण जो हमने पिछले चुनाव में देखा पूरे देश में, वो महाराष्ट्र में भी हो रहा है और वो उसकी चिंता का सबब है। देखिए, चिंता तो हर चीज़ से होती है, और जहाँ
ध्रुवीकरण होगा तो वो तो चिंता का विषय अपने हो आप रहा में। है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं उसकी नहीं चिंता है? नहीं, मैं ये नहीं, आप कह रहे हैं तो मैंने आपकी बात को ये आगे बढ़ाते हुए नहीं, मेरा कहा कि सवाल उससे जुड़ा हुआ था। अगर ऐसा है कि पूरे राष्ट्र की, आपने राजनीति के संदर्भ में कहा कि ध्रुवीकरण हुआ पिछले चुनाव में, तो ये हर भारतवासी का और हर राजनीतिक के जो खासतौर से जो इस संविधान में विश्वास रखता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव में, जो सेकुलरिज्म में बिलीव करता है, उसके लिए चिंता का विषय है। और जहाँ तक आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, तो मैं जो वक्तव्य है वो पूर्ण रूप से मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, जहाँ सोशल मीडिया जिसने अपलोड किया वो भी कटघरे में आता है। मैं ये नहीं कहता कि दोनों को आप समांतर आप ढंग से देखेंगे। समांतर ढंग से मेरा अभिप्राय है कि जिन लोगों ने हिंसात्मक हमला किया, जिन्होंने हिंसा की घटना को अंजाम दिया, दोनों एक पल्ले में नहीं है। उसको साथ जो रवैया होना चाहिए वो सोशल मीडिया में जो जिसने भी इसे लोड किया है उसको भी, उसमें धाराएं हैं हमारे संविधान में है, उसमें उसे बहुत ही संक्षेप में टिप्पणी रश्मि जी। इंसाइटिंग कम्युनल ट्रबल का लिए हमारे पास एक लॉ है, बिल्कुल, और वो इसमें ही आता है। जी मैं इसमें सहमत हूं। मैं तो आपकी इस बात से दोनों ही कल्प्रिट हैं। नहीं, कल्प्रिट दोनों हैं, पर देखिए आप किसी की जान ले लेंगे, आप नहीं, कहीं सवाल ना कहीं नहीं, इंसाइटिंग कम्युनल टेंशन या इन्फ्लेमेटरी स्पीच या कोई एक्शन करना, उसके लिए हमारे पास लॉ है। आप ये नहीं कह सकते कि जिसने ये किया और जिसने मारा, मतलब ठीक है, दे डिफरेंट क्राइम्स, नहीं, पर है तो समय दोनों खत्म हो रहा है देखिए, रश्मि जी, देखिए, इसलिए हम देखिए, बातचीत को तो यहीं रोकेंगे। देखिए, एक होता है लेकिन कि यहाँ जिस 302 तरह की का एक चिंता होती दिख है, रही एक है, होता है, एक 307 विवेक जी, का यहाँ जिस तरह की चिंता दिख रही है, अगर ये पहले भी दिखती, जिस तरह के मनसे के नेता या दूसरी इस तरह के जो उग्र विचार रखते हैं, उनके नेताओं के बयान आते हैं, उनकी हरकतें रही, उस पर अगर पहले से कुछ कंट्रोल किया होता सरकार ने तो उसकी विश्वसनीयता बनती, और आज जब वो कुछ कहते तो उसे भी उस संदर्भ में देखा जाता है। लेकिन चूंकि आपकी सरकार वैसा कुछ कर नहीं रही है, करती हुई कभी दिखी नहीं, इसलिए बहुत सारे संदेह खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, धन्यवाद। और हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने दर्शकों का भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।